नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। दोस्तों, आइए सुनते हैं मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास उसके हिस्से की थोप, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। लेकिन इसके पहले कि मैं ये कहानी को आगे बढ़ाऊं, आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। और तुम्हारी साहित्य साधना का क्या हाल है? जितेन ने चम्मच उठाकर कहा। मनीषा चौंकी। क्षण भर को लगा कि वह व्यंग कर रहा है, फिर देखा उसका चेहरा एकदम गंभीर है। ठीक ही है, फिर भी जवाब उसने सतर्कता से दिया। तुम्हारी किताब निकली थी ना, कहानियों की क्षणभंगुर? देखी थी मैंने, अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी। सच? उसने आश्चर्य के साथ कहा। तुम हिंदी कब से पढ़ने लगे? क्यों? जितेन हंस पड़ा। इतना बुरा तो नहीं, कोशिश करके थोड़ी बहुत पढ़ ही लेता था, और तुम्हारी किताब तो यूं भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरी किताब पढ़ोगे, उसके मुंह से निकला। तुमने क्या मेरे बारे में सोचा था? जितेन हंस दिया, पर उसे हंसा नहीं गया। जितेन को हिंदी पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है क्या वह जानती नहीं? और हिंदी ही क्या, और किसी भाषा की किताब पढ़ने के लिए ही समय कहाँ मिल पाता है उसे। ये वही जितेन है ना, जो उसके बहुत कहने पर किताब उससे लेकर पास रख जरूर लेता था, पर फिर बिना पढ़े ही कुछ दिन बाद लौटा देता था। कभी पढ़ता भी था तो हल्की फुल्की किताबें, सफ़र में, जैसी कल खरीदते हुए उसे मिला था। उसकी कहानियों की किताब का उसने पता लगाया, खरीदी, पढ़ी। क्या सचमुच पढ़ी? सबसे अच्छी कहानी मुझे वह लगी थी, विवाह। याद है? हाँ, विवाह का चिंतन रह रहकर याद हो आता है मुझे, उसने फिर कहा। याद करके मनीषा खुश हो मुस्कुरा दी। जितेन ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अत्यंत सहज भाव से उसने कहा, मनीषा, मैं अब भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। फक से उसकी मुस्कुराहट बुझ गई। कहना बेकार है, जानता हूँ, उसने कहा। तुम अपना निर्णय पहले ही ले चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू छलछलाए। तुम्हें बुरा लगे इसलिए नहीं कह रहा, उसने फिर कहा। चुनाव का अधिकार तो हर इंसान को है। मनीषा ने चुप रहकर सुना। लगा जीवन में केवल जितेन ही एक ऐसा आदमी मिला जिसने उसे स्वतंत्र इंसान माना है। तटस्थ होकर आज सुना, परखा और समझा कि वह जितेन की उदासीनता नहीं, परिपक्वता है। वरना आधुनिक से आधुनिक विचारों वाले पुरुष भी इंसान को रिश्तों से आंकते हैं, विशेषकर स्त्रियों को। वह बेटी है, वह बहन है, वह पत्नी है, वह प्रेयसी है। मेरी, तेरी, उसकी। बेटी, बहन, पत्नी, प्रेयसी होने का अर्थ ही है कि किसी का होना। पर क्या यही स्त्री का पूरा परिचय है? स्वयं अपने में वह कुछ भी नहीं है? जितेन ऐसा नहीं समझता। वह रिश्तों को अपने या दूसरों पर हावी नहीं होने देता। उसके लिए वह गौण वस्तु है। तभी न चुनाव के अधिकार का प्रश्न उठता है। पर क्या सभी इस अधिकार का ठीक उपयोग करना जानते हैं? भावनाओं की रोह में बहकर अगर कोई उसका दुरुपयोग कर बैठे तो उसे क्या रोक नहीं लेना चाहिए, प्यार से समझा बुझाकर? जितेन कहेगा नहीं, ये उसका निजी मामला है, दूसरों को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। जितेन कह सकता है, क्योंकि जितेन कभी भावनाओं का शिकार नहीं बना। वह नहीं जानता उनका बहाव कितना भयंकर होता है। पर वह तो जानती है। बुद्धि, विचार शक्ति, परिपक्वता कुछ नहीं टिक पाता उसके सामने। रेतीले कगारों के समान टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं सब के सब। बस एक चीज़ है जो उसे रोक सकती है, बांध सकती है, पीछे धकेल सकती है, और वह उससे भी उत्कट भावना की लहर। आज जैसे इतनी स्पष्टता के साथ वो जितेन की परिपक्वता अनुभव कर रही है, 4 वर्ष पहले उसी को उदासीनता कहकर अलग नहीं कहीं छिटक गई थी। इसलिए ना कि उस समय हाथ में भावना की नंगी तलवार थी। वह क्या खून चखे बगैर म्यान में वापस लौट सकती थी? उसने प्रयत्न किया इन विचारों को शब्द देने का। कहा, चुनाव क्या है? कुछ चीजें हो जाती हैं, आदमी ठीक से सोचता भी नहीं। जो होता है सामने, जो गुजर रहा होता है, हम क्या कितना समझ पाते हैं उसे? कहते कहते वह बीच में ही रुक गई। लगा अपनी बात बिल्कुल नहीं कह पा रही है। आजकल हो कहाँ? उसके चुप रह जाने पर जितेन ने पूछा। दिल्ली जाता रहता हूँ, कभी आओ तो मिलोगी? हाँ, शायद कोशिश करूँगी। फोन है?
हाँ, 458762। जितेन डायरी निकालकर फ़ोन नंबर लिखने लगा तो उसके हाथ पर से हाथ हटा लेना पड़ा। दोबारा उसने नहीं रखा। मनीषा को सहज हो चली। किस वक्त करने से ठीक रहेगा? जितेन ने पूछा। कॉलेज से कब तक लौटती हो? सुबह कभी भी कर लेना, कॉलेज नहीं जाती। अच्छा? जितेन ने इतना ही कहा, पर उसे लगा यह सुनकर उसे आश्चर्य हुआ। शायद सोच रहा हो कॉलेज नहीं जाती तो मधुकर की आय में गुजारा कैसे होता है, या शायद यह कि नौकर चाकरों के अभाव में बेचारी को कॉलेज जाने का अवकाश ही कहाँ मिलता होगा। लिखने में ही समय निकल जाता है, उसने सफाई देते हुए कहा। कहकर ही वो सोचने लगी कि 4 वर्ष पहले भी तो वह लिखती थी और तब आर्थिक मजबूरी भी कोई नहीं थी। फिर वह कॉलेज क्यों जाती थी? क्या महज अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए? नहीं, वह जाती थी क्योंकि उसके पास ढेर सारा खाली उबाऊ वक्त था, खोखले पहाड़ के समान ऊंचा, सख्त और सूना। लिखने बैठती थी तो उसका सूनापन और सन्नाटा उसकी कहानियों में उतर आता था। वह नीरस हो उठती थी। तब उसने अपने उन ऊब भरे छड़ों को बेंगलोर के एक कॉलेज के हाथों बेच दिया। उससे मिली व्यस्तता पाकर संतोष करने का प्रयत्न किया था, पर वाकई संतोष नहीं मिला था। कुछ और करने की चाह बनी रहती थी। तभी जीवन में मधुकर आ गया और लगा था समय में वो खालीपन नहीं रहा जिसे भरने के लिए घर से बाहर जाना जरूरी हो जाता था। उसकी कहानियों में भी मांसलता आ गई और रुमानियत। वे बिकने लगे। उसके रस भरे छड़ों की कीमत लगने लगी। अब उसने पाया कि उनके बदले में मिला रुपया उसके कॉलेज वाले वेतन से काफ़ी कम होते हुए भी उसके लिए नगण्य नहीं रह गया है। मधुकर की आय कभी भी अधिक नहीं रही थी, पर पिछले महीनों में कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी थी कि उसे अपना कमाना आवश्यक लगने लगा था। कई दिनों से वह सोच रही थी कि उसे कोई न कोई नियमित नौकरी खोज लेनी चाहिए। उसने यह मानने से इनकार कर दी रखा था कि अवमूल्यन सिर्फ रुपये का नहीं, उसके समय का भी हुआ है। कहानी लिखने से पहले और बाद का समय फिर ऊब से भर जाता। यही नहीं, उसे अपनी कहानियां भी बचकानी और पुनरावृत्ति पूर्ण लगने लगी थी। रुमानी और भावुक कहानियां जो वो पिछले दिनों लिखती रही है, बाजार में भले ही बिक जाती हों, उसे संतुष्ट नहीं कर पाती। अब जितेन को सफाई देते देते पूरी स्थिति ठीक ठीक अनुपात में उसके सामने साफ हो गई। अब तभी लिखूंगी, उसने सोचा, जब कुछ ऐसा लिख सकूं जो मुझे तुष्टि दे सके, जो मेरे भीतर खदबगाते लावे को व्यक्त कर सके, वरना नहीं। बाकी समय के लिए इस बार दिल्ली जाकर किसी नियमित नौकरी की तलाश करूंगी। मिलना जरूर। उसने जितेन की आवाज़ सुनी तो चौंक कर देखा। वह बिल और टिप अदा करके बैरे को विदा कर चुका है। समय हो तो स्विच चलो, खड़े होते हुए उसने कहा। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली और घबराकर खड़ी हो गई। 3, मुझे फौरन घर जाना है, उसने कहा। चलो, जितेन ने तत्परता से कहा। उसे लगा कि उसकी घबराहट पर सिर्फ इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा क्योंकि वह जितेन है, वरना कोई भी उसे देख व्यंग से मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाता। जहाँ तक जितेन का ताल्लुक है, उसके न मुस्कुराने का यह मतलब कतई नहीं लगाया जा सकता कि उसके मन में व्यंग उपजा ही नहीं है। ठहरो, उसने अपनी जल्दबाजी को नकारते हुए कहा और कहकर सोच में पड़ गई कि आगे क्या कहें। हाँ, उसे विषय सूझ गया। मेरा पता भी लिख लो, फ़ोन का कोई भरोसा नहीं रहता। नहीं, ठीक है, मिल जाएगा, जितेन ने कहा। वह सलाह से आशावादी रहा है। पता लेकर करूँगा भी क्या? पत्र लिखूँ तो शायद ठीक नहीं रहेगा। क्यों ठीक नहीं रहेगा? मन हो तो जरूर लिखना, उसने कंधे झटक कर अवज्ञा के साथ कहा। जितेन क्या ये समझता है कि मधुकर इतना सक्की मिजाज है कि चाहने पर वो किसी से पत्र व्यवहार भी नहीं कर सकती? और अगर है तो होता रहे, वो किसी के शकों का प्रतिपालन नहीं कर सकती। अच्छा, लिख लेता हूँ, जितेन ने फिर से पेन संभाल लिया। वैसे मेरा प्रोग्राम इतनी जल्दबाजी में बनता है कि पहले से सूचना शायद ही दे सकूं। जानती है वो नई बात नहीं है। क्वार्टर नंबर 16 जहांगीर रोड, दिल्ली। फिर भी उसने अपना पता सुना ही दिया। मेरा पता तुम्हारे पास है ही, लिखकर उसने कहा। कोई ज़रूरत हो तो लिखना। 4 वर्ष पहले जितेन ने ये कहा होता तो वो फौरन जड़ देती। ज़रूरत? मुझे ज़रूरत क्यों होने लगी? पर आज नहीं, कौन जाने कब किसे किसकी ज़रूरत हो जाए। नैनीताल से लौटे 6 महीने गुजर चुके। दिल्ली में अब गर्मी नहीं, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 11 बजे के करीब मोटे गर्म शॉल को बदन में चारों तरफ लपेट कर मनीषा कहानी लिखने बैठी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। उफ, जब भी कोई काम
हाथ में लेती है फ़ोन जरूर चीखना शुरू कर देता है। कम से कम लगता ऐसा ही है। सारी सुबह वो रसोई घर में व्यस्त रहती है। नाश्ता बनाकर फ़ौरन ही दोपहर का खाना बनाने में जुट जाती है। समय रहता है तो रात के लिए भी एक आध सब्जी बनाकर रख लेती है। बाकी काम में से काफ़ी कुछ घर का छोटा इकलौता नौकर बहादुर निपटा लेता है। शाम का समय कुछ फुर्सत का होता है, तब फ़ोन शायद ही कभी बजता हो। अधिकतर बजता है सुबह 10:30 बजे के बाद, जब मधुकर कॉलेज चला जाता है तथा वो घर के काम से फारिग होकर लिखने बैठती है। लगता है उसके दैनिक जीवन में फ़ोन अनधिकार प्रवेश कर गया है। सारी दुनिया को जैसे उसे फ़ोन करने के लिए बस यही एक समय मिलता है, उसे नहीं तो मधुकर को। ये जानते हुए भी कि इस वक्त वो कभी घर पर नहीं मिलता और कुछ नहीं तो गलत पर गलत नंबर ही आते चले जाते हैं। मधुकर ठीक कहता है, इस देश का यंत्रीकरण इस कदर फिसड्डी तरीके से हुआ है कि ना होता तो बेहतर रहता। न फ़ोन होता, न उसमें गलत नंबर मिलते। जिद करके वो उठी नहीं, कलम थामे बैठी रही। फ़ोन की घंटी बजती रही। मनीषा बैठी तो रही पर लिख आगे एक शब्द भी नहीं पाई। फ़ोन की घंटी धैर्य के साथ ऐसे बजती रही जैसे करने वाला जन्मजात बेकार हो। आखिर असहिष्णु हुई तो मनीषा ही फ़ोन करने वाला नहीं। कॉपी को जोर से मेज पर पटक कर उसने कुर्सी पीछे खिसकाई और लेखन के दायरे से बाहर निकल आई। कसम से गलत नंबर हुआ तो वो सुनाएगी कम्बा, हमेशा याद रखेगा। हेलो, उसने सख्त तेज आवाज़ में कहा। हेलो, मनीषा से बात करनी है, उधर से आवाज़ आई। बोल रही हूँ, उसने उसी कर्कश स्वर में कहा। लगता है काम के बीच में तंग किया है। जी, पर आप हैं कौन साहब? जितेन। जी कौन? जितेंद्र राय। ओह तुम। मैंने सोचा कब आए? आज, अभी। कब तक हो? परसों चला जाऊंगा। ओह, मिलोगी आज? आज? कब? कहाँ? अभी कुछ काम है, 4 बजे तक निपट जाएगा, तब आ जाओ। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में, हाउस बोट बार में, जानती हो ना? हाँ, पर 4 बजे? 4 बजे तो असंभव है। 4 बजे तक तो मधुकर कॉलेज से घर लौट आता है। ओह, उधर कुछ देर चुप्पी रही, फिर आवाज़ आई। कब आना ठीक रहेगा? 11 तक। कहते कहते उसने घड़ी में देखा, 11:15 बज रहे हैं, मेरा मतलब 12। उसने कहा, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। तुम्हें असुविधा तो ना होगी अपॉइंटमेंट खिसकाने में? होगी तो, जितेन खिलखिलाकर हंस पड़ा। झेल लूँगा। और फ़ोन कट गया। मनीषा देर तक चोंगा हाथ में लिए हद बुद्धि सी बैठी रही। जितेन, एक बार फिर जितेन। अब तक वो केवल एक बार में एक प्रश्न सुनकर उसके अनुकूल उत्तर देती रहती थी। पूरी स्थिति पर समझ बूझकर विचार करने के लिए बहुत हकबका गई थी। अब फ़ोन का खिरखिर करता चोंगा धीरे धीरे वापस रखकर वो गहरे सोच में पड़ गई। नैनीताल से लौटने पर काफ़ी दिन तक वो जितेन के विषय में सोचती रही थी। उसका सचमुच पत्र आएगा, यह उम्मीद न होते हुए भी वह दिन में 3-4 बार स्वयं जाकर पत्र पेटी देखना न भूलती थी और हर बार पत्र न पाने पर नाउम्मीदी की कचोट भी महसूस कर जाया करती थी। यह सिलसिला चला होगा कोई 2 महीने, हद से हद 3। फिर सब सामान्य हो गया था। पहले की तरह नौकर डाक लेकर मेज पर डाल जाने लगा। यही हाल फ़ोन के साथ भी रहा। नैनीताल से लौटने पर उसने नौकर को सख्त ताकीद कर दी थी कि उसके घर पर रहते हुए फ़ोन कदापि न उठाए। घंटी बजने पर वह जहाँ भी होती थी हाथ का काम छोड़कर भागी आती थी। यह स्थिति भी 2 महीने से अधिक नहीं टिकी। फ़ोन की घंटी बजने पर उसने दोबारा खीज महसूस करना आरंभ कर दिया था, पहले से भी अधिक। पिछले दिनों की अपनी निरर्थक भाग दौड़ पर जो खीज थी वह भी उससे जा मिली थी। और अब जब उसने जितेन से नैनीताल में मुलाकात को महज एक मुलाकात करार कर दिमाग के एक कोने में सजो दिया था, वह फिर उस तक आ पहुंचा था और इतनी सहज आत्मीयता के साथ कि बीच का अंतराल महत्वहीन हो उठा था। उसी सहज आत्मीयता से उसने भी उसके बुलावे का उत्तर दे डाला था, पर अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके इस पुनरागमन को ठीक किस भाव में ले। अपने आप को बह जाने दे, बिना सोचे विचारे वह करती जाए जो एक क्षण के बाद दूसरे की मांग हो। यानी अब उठे, मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले, बालों पर तब तक ब्रश फेरे जब तक वो चमक न उठे, पर साथ ही ये ख्याल रखे कि ये सब करने में 12 से ऊपर न हो जाए। फिर घर में ताला लगाकर टैक्सी बुलाए और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पहुंच जाए, जितेन से मिले और फिर जो हो होने दे। बस इतना ख्याल रखते हुए कि वापस घर लौटने में 4 से ऊपर न हो।
या बैठकर थोड़ा सोचे, विचारे, बुद्धि से काम ले, समझने की कोशिश करे कि यूं जितेन से यदा कदा मिलने में आखिर लाभ ही क्या है और हानि कितनी है। सोच समझ कर उससे फोन करके कह दे कि आना संभव नहीं होगा और दोबारा कहानी लिखने बैठ जाए। मस्तिष्क पर जोर देकर उसने याद करने की कोशिश की कि वह लिख क्या रही थी। बहुत सोचने पर यह तो याद आ गया कि अंतिम वाक्य क्या लिखा था, पर यह नहीं कि आगे क्या लिखने वाली थी। याद आया तो जितेन का कहा अंतिम वाक्य, झेल लूंगा, और उसके साथ ही उसकी उन्मुखता सी। कहानी अब नहीं लिखी जा सकेगी, उसने सोचा, और मन के भीतर उसी हंसी की प्रतिध्वनि झंझन कर बजती चली गई। वह उठी और गुसलखाने में जाकर हाथ मुंह धोने लगी। ठीक 12 बजे वह इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के हाउस बोट बार में थी और जितेन कह रहा था, बिल्कुल वक्त पर और बिल्कुल खूबसूरत, जैसा मैंने सोचा था। चलो कमरे में चलकर बैठे, तुम्हारी किताब साथ लाया हूँ, ऑटोग्राफ कराने। कमरे के बीच में पहुंचकर मनीषा ठिठक कर खड़ी हो गई। जितेन आगे बढ़ गया और कोने में रखी मेज पर उसकी किताब और पेन उठाकर उसके सामने आके खड़ा हुआ। मनीषा ने उसके हाथ से दोनों चीजें थाम ली और अकंपित लिखाई में अपना नाम मुख पृष्ठ पर लिख दिया। मनीषा, यह उसका अपना नाम है। उसका ताल्लुक न जितेन राय से है न मधुकर नागपाल से। मनीषा के माँ के मुख पृष्ठ पर फैलते फैलते उसके होठों पर भी संतुष्ट मुस्कुराहट फैल गई। जिस आत्मगौरव का अनुभव उसने इन कहानियों के लिखते समय और फिर उन्हें संकलन रूप में देकर किया था, आज जितेन के सामने उन्हें अपना घोषित करते हुए फिर उसके अंतर के गहरे छू गया। हस्ताक्षर कर देने के बाद भी कुछ देर वो किताब को कसकर थामे रही और नज़र मुख पृष्ठ पर जमाए रही। लगा जीवन की तमाम विचलता के बीच एक ऐसा बिंदु भी है जो सदा अपनी जगह स्थिर रहेगा। फिर जितेन ने दोनों चीज़ें उसके हाथ से लेकर पास पड़ी मेज पर रख दी। यह करने के लिए उसे अपनी जगह से हिलने की आवश्यकता नहीं हुई। रख देने के बाद भी वह वहीं खड़ा रहा। ठीक कितनी देर दोनों में से किसी को पता नहीं चला। बस इतनी कि मनीषा कामना कर उठी कि इससे पहले कि वो स्वयं हाथ बढ़ाकर अपने बीच के छोटे से फासले को मिटा दे, जितेन उसे अपनी बाहों में ले ले। यही हुआ। वह जितेन के बाहों में पहुंच गई। बिना प्रस्तावना के उसने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। वह उसे बहला फुसलाकर धीरे धीरे मिलन के लिए तैयार नहीं कर रहा था। उसके लिए वो कोई नासमझ गुड़िया नहीं थी जिसमें प्रेम का वास्ता दे देकर जान भरने की जरूरत महसूस की जाए। मनीषा अच्छी तरह समझ रही थी कि जितेन का चुंबन सीधे और स्पष्ट तरीके से अपनी ज़रूरत कह रहा है और उसकी ज़रूरत पूछ रहा है। मनीषा न चाहती हो तो हट जाए, जितेन मनुहार नहीं करेगा। मनीषा चाहती है तो उत्तर दे, उसी की तरह स्पष्ट भाषा में। जितेन आजीवन निर्वाह की मांग नहीं करेगा। वह दोनों एक दूसरे के सामने दो सर्वथा स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह खड़े हैं जो अपने अपने औचित्य का निर्णय स्वयं कर सकते हैं। न कोई बंधन है न कर्तव्य न लोभ। बिना झिझक उसने प्रत्युत्तर दे डाला, सच, वासना को कर्तव्य बना देना, शरीर को बंधक कर रख देना, इससे बड़ी विडंबना इंसान के साथ और क्या हो सकती है। आज इतने दिनों बाद जितेन के कठोर आलिंगन में आकर उसने समझा कि प्यार करना कला नहीं, जरूरत है। यूं तो इंसान की न जाने कितनी ज़रूरतें होती हैं, पर सिर्फ यही ज़रूरत ऐसी है जिसमें एक अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित रहता है। बिना शोषण इसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब दोनों की ज़रूरत एक हो। हाँ, जब ज़रूरत एक हो तो शरीर का मिलन अद्भुत अनुभव बन जाता है, बुद्धि और मन से परे, आडंबर और प्रतिबंधता के घेरों से मुक्त। देह क्या इतनी तुच्छ है कि कर्म करने के लिए उसे हरदम किसी न किसी मुखौटे की आवश्यकता है। प्यार प्यार प्यार, क्या शरीर के पोरों की हर पुलक, हर जुम्बिश प्यार के मांस गिरवी रखी है? क्या चरमोत्कर्ष के दहलाते वाले क्षण शरीर के अपने नहीं हैं, प्यार से उधार पर मिले हैं? मनीषा को लगा जब से वह प्यार के चक्कर में पड़ी है, वासना उससे छूट गई है। प्यार के रहते वासना ना होने पर वो घबरा उठती है, जबरदस्ती वासना का आडंबर करने लगती है। वासना हो तो भी घबरा जाती है, उससे हटकर प्यार का इकरार करने लगती है। पर आज जितेन से प्यार के इकरार की आवश्यकता नहीं है। जितेन से वासना के आडंबर का तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता। आज पहली बार मनीषा ने समझा और स्वीकारा कि शरीर का अपना एक वैभव और औचित्य है। अब तक जब भी वह उससे टकराई थी, छिटक कर दूर जा खड़ी हुई थी और अपने आसपास प्यार की छोटी सी
खुशनुमा सीढ़ियां खोजने लगी थी, इतनी सतर्कता के साथ कि उस उम्मीदेपन से भी बाहर तैर आई थी जो उसे पाने के लिए जरूरी है। जितेन को प्यार करते हुए एक बार भी उसे मधुकर का ख्याल नहीं आया, और न जितेन का ही ख्याल शायद अपना भी नहीं आया। ख्याल का ताल्लुक बुद्धि से होता है। मनीषा उस समय बुद्धि की गिरफ्त में नहीं थी, वह बस थी और अपने को होने दे रही थी। जितेन भी था क्योंकि होना चाहता था, न चाहता तो हट सकता था। मनीषा को दुख नहीं होता, क्रोध भी नहीं आता, और न उसका अपमान ही होता। हाँ, निराशा अवश्य होती, एक अनुभव उससे छूट जाता, अपने को समझने का एक क्षण, अपने को पाने का एक क्षण। ये सब विश्लेषण मनीषा ने बाद में किया। बिस्तर पर वो अलसाई सी लेटी रही थी और जितेन ने चाय का प्याला उसे पकड़ा दिया था। इससे पहले सोचने परखने का न समय रहा था न इच्छा। अधिकतर जितेन को देखकर लगता है वह तटस्थ उन्नीदी आंखों से सामने से गुजर रही जिंदगी की रेलम-पेल देख रहा है। बस कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब वो अलसाया शरीर सहसा बिजली के तार के समान खिंचकर तन जाता है। भीतर कहीं खदबदाता लावा खौल कर फूट पड़ता है और लगता है विध्वंस के बाद सृष्टि का यही रूप रहा होगा। ऐसा एक क्षण अभी गुजर कर चुका है। आज मनीषा को अपने पोरों से भी वैसा ही लावा फूटता प्रतीत हुआ, जिससे जितेन के विकट और आकस्मिक प्रेम से वह विचलित नहीं, केवल परितुष्ट हुई है। चाय की छोटी छोटी चुस्कियां लेते लेते मनीषा मुस्कुरा उठी। चाय ठीक थी? जितेन ने बाथरूम से बाहर निकलते हुए पूछा। बिल्कुल, उसने कहा। फिर से ऐसा ख्याल आने पर पूछ बैठी, पर चाय यहाँ बनी कैसे? होटल के कमरे में? क्यों, मंगाई थी? जितेन को उसके प्रश्न पर आश्चर्य हुआ। किससे? बहरे से। और किससे? पर जब वो आया तुम सो रही थी, जितेन ने बात साफ करते हुए कहा। पर बात को बीच में छोड़कर उसने अपने ऊपर नजर डाली। उसका नग्न शरीर चादर से ढका हुआ था। मैंने सोचा तुम उठते ही चाय पीना पसंद करोगी। नहीं, वो जोर से हंस पड़ी। बहरे ने क्या सोचा होगा? यह सोचने का जितेन को ख्याल ही नहीं आया होगा। चाय चाहिए थी, मंगा ली, बस। उसके वहाँ होने न होने से बहरे को क्या लेना देना? बहरे को तुम्हारे कमरे में लड़कियां देखने की आदत है क्या? वैसे ही हंसते हंसते उसने पूछा। बहरा मुझे नहीं जानता, जितेन ने संजीदगी से उत्तर दिया। जानता होता तो ना मंगाते। वो और जोर से हंस दी। क्यों नहीं मंगाता? मुझे देखकर क्या सोचता? जो भी सोचता। ओह जितेन, तुम अद्भुत हो, एकदम अद्भुत। वह हंसती गई। लगता है तुम्हें नशा हो गया। जितेन भी हंस पड़ा। पर अब उठो, तुमने कहा था ना 4 बजे घर पहुंचना है, तो 3:45 बज रहे हैं। एक झटके के साथ उसकी हंसी गायब हो गई। नजर घड़ी पर गई। सचमुच 3:45। समय बहुत कम है। 4 बजे तक घर पहुंचना है, मधुकर के आने से पहले। वह उठने की तैयारी करने लगी। देखा, जितेन सिगरेट जलाकर सामने सोफे पर बैठ गया। बैठकर उसने पूछा, कल आओगी? जितेन के सामने बिस्तर पर से बिना कपड़े पहने निकलने में उसे झिझक महसूस होने लगी, पर समय कम था और वह इतने इत्मीनान से बैठा था कि उससे वहाँ से हट जाने को कहने में भी अजीब सा लगा। कुछ देर की कसमकस के बाद उसने अपने को झकझोरा और चादर फेंक कर उठ खड़ी हुई। तुम बहुत दुबली हो गई हो, जितेन की आवाज़ सुनाई पड़ी। आई एम सॉरी, उसने कुछ तीखेपन से कहा। होना चाहिए, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सेहत क्या करेगी? उसने और तीखे स्वर में क्या कहा। बूढ़ी हो रही हूँ। और बाथरूम की ओर बढ़ गई। नहीं, इसे जितेन को दृढ़ स्वर में कहते सुना। बूढ़ी नहीं, बस दुबली। सुंदर तो तुम वैसी की वैसी हो। कपड़े पहनकर बाहर निकली तो जितेन ने कहा, बतलाया नहीं, कल किस वक्त आओगी? कल? अभी तो सोचा नहीं है। अच्छा चलो, नीचे उतरते उतरते बात कर लेंगे। कल 11 बजे आ सकोगी? लिफ्ट में उतरने लगे तो उसने फिर पूछा। पता नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है। आ भी सकूंगी या नहीं। कोई खास वजह हो ना आने की तो दूसरी बात है, वरना आना। जितेन ने कहा। आना चाहती हो ना? तुम क्या सोचते हो? मैं तो चाहता हूँ तुम आओ, और जरूर आओ। नहीं, तुम्हारे ख्याल से मैं क्या चाहती हूँ? मैं कैसे कह सकता हूँ? आज लगा तुम मेरे साथ खुश थी, पर कल आना चाहती हो या नहीं है तो तुम ही जान सकती हो। सुबह फ़ोन करना, तब बताऊंगी। कितने बजे? जितेन बिल्कुल सहज था। अच्छा, मेरे आने न आने से तुम्हें फर्क पड़ता है? मनीषा ने पूछा। बिल्कुल, बहुत। मैं चाहता हूँ तुम आओ। नहीं आओगी तो मैं निराश होऊंगा।
और निराश होने पर तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, निराश रहता हूँ। ओह जितेन, एक बार फिर मान मनोबल का खेल छोड़ मनीषा अनायास हंस पड़ी। तुम अद्भुत हो, एकदम अद्भुत, उसने कहा। इन 4 वर्षों में मैं ऐसे उत्तर सुनने को तरस गई हूँ। जानते हो, और कोई होता तो क्या कहता? क्या कहता? तुम नहीं आओगी तो मेरी दुनिया सूनी हो जाएगी, किसी काम में मेरा मन नहीं लगेगा। तुम्ही से मिलने को तो मैं इतनी दूर से दिल्ली चला आ रहा हूँ, तुम नहीं मिलोगी तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। हो सकता है खुदकुशी की भी धमकी दे बैठता, पर करता नहीं, जितेन ने कहा, और बाकी सब भी झूठ होता। हाँ, पर एक प्यारा झूठ। लिफ्ट रुक गई, दोनों बाहर आ गए। सहसा जितेन गंभीर स्वर में बोला, सचमुच मुझ में यह बहुत कमी है। मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे झूठ बोलने नहीं आते। कोशिश करूं तो भी गड़बड़ा जाता हूँ। पर सच तो यह है कि मैं कोशिश करता ही नहीं। मनीषा को जितेन का यह अपने को दोषी ठहराता मायूस रूप बहुत भला लगा, और उससे भी भला वह जिसके लिए वह अपने को दोषी ठहरा रहा था। सच्चाई से अपने झूठ न बोल पाने की त्रुटि को जाहिर कर देना। इतने मायूस क्यों होते हो? उसने हंसकर मधुर स्वर में कहा। अब जा रही हूँ, पर कल 11 बजे फिर आऊँगी, तब सब कुछ खोल कर बतलाना।